बड़ी खबर इस वक्त की। ईमेल पर धमकी भरा मैसेज आया है। खालिस्तान समर्थक ने ईमेल भेजा है। किसी संजय वर्मा को छिपाने का आरोप है। बिहार में छिपाने के आरोप में यह धमकी दी गई है। ईमेल में अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जांच की बात कही है। ईमेल की जांच की जा रही है। एडीजी का बयान सामने आया है। जांच के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर है, न्यूज़ 18 संवाददाता। आनंद, सीएम ऑफिस को धमकी मिली है, क्या कुछ है ईमेल में? देखिए, एक ईमेल आया है जिसमें लिखा गया है कि बम धमाका की धमकी दी गई है और लिखा गया है कि सीएम सम्राट चौधरी हाई कमिश्नर संजय वर्मा नु, ये पंजाबी भाषा में लिखा हुआ है कि हाई कमिश्नर संजय वर्मा नु पटना विच छुपा रहे, यानी कि इस कहने का मतलब है कि पटना में हाई कमिश्नर संजय वर्मा को छुपाया गया है, पर खालिस्तान जो शहीद है निज्जर, उनके साथी उन्हें ढूंढ लेंगे और मार देंगे। जाहिर तौर पे ये एक गंभीर मामला हो गया है। जिस तरीके से ईमेल के जरिए धमकी दी गई है वो उसने काफी सनसनी फैलाई। और सबसे बड़ी बात है कि जो जिन्होंने भेजा उसका नाम खालिस्तान नेशनल आर्मी गुरनाक सिंह रुकन सहवाला, ये एक शख्स है जिनके नाम से ये भेजा गया है। जाहिर तौर पे जैसे ही ये धमकी भरा ईमेल आया उसके बाद बिहार पुलिस अलर्ट हो गई है और एडीजी ने कहा भी है कि इस पूरे मामले की जांच शुरू हो गई है और इस ईमेल की छानबीन की जा रही कि ईमेल किसने भेजा, कहां से आया, और जो सुरक्षा इकाई और साइबर इकाई दोनों इस ईमेल की हकीकत को खंगालने में जुट गए हैं। जाहिर तौर पे ये एक गंभीर मामला है और जिस तरह सीएमओ को मेल के जरिए धमकी दी गई है और बम धमाके की धमकी दी गई है, वो और भी मामला गंभीर हो जाता है। और एडीजी ने बोला है कि केएस अनुपम ने जो बयान दिया है उसके हिसाब से उन्होंने कहा है कि जल्द ही जांच के बाद कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, एफआईआर भी दर्ज किया जाएगा और जाहिर तौर पर हर बिंदु पर संबंधित जांच इकाई जांच पड़ताल करने में जुट गई। यानी कि जो मेल आया है उसे लेकर बिहार पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है और इस पूरे मेल को खंगाला जा रहा है कि कहाँ से ये मेल आया और किसने दिया और उसकी मंशा क्या थी इस मेल के जरिए। कई बार हम लोगों ने देखा है कि इस तरीके से धमकी भरा पत्र हो या फिर धमकी आता हो फोन के जरिए, लेकिन इस बार सीएमओ को जिस तरीके से मेल के जरिए धमकी दी गई है, ये मामला गंभीर है और पूरे मामले पर जो पुलिस मुख्यालय है गंभीर है और पूरे मामले की छानबीन शुरू हो गई है। जी शुक्रिया आनंद इस अपडेट के लिए आपका। दानापुर से बड़ी खबर, जहां दानापुर के 4 स्कूल को धमकी मिली है। 4 स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए स्कूलों को उड़ाने की धमकी मिली है, जिसमें दिल्ली पब्लिक स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल और रेडियंट स्कूल को उड़ाने की धमकी मिली है। सभी स्कूल से बच्चों को खाली करा दिया गया है। बम निरोधक दस्ता और पुलिस की टीम भी इन स्कूलों में पहुंच चुकी है। खालिस्तान समर्थक का मेल बताया जा रहा है। तो देखिए, अमरजीत शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर है, न्यूज़ 18 संवाददाता। अमरजीत, ये धमकी भरा ईमेल और स्कूलों में एहतियातन क्या कार्रवाई हो रही है? स्कूलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जांच किया जा रहा है कि कहीं अंदर बम तो नहीं रखा हुआ है। जो एएसपी दानापुर हैं वो एएसपी भी जो है हर स्कूल जा करके जांच कर रहे हैं। आर्मी स्कूल का सबसे पहले जांच हुआ, डीपीएस स्कूल जो सीनियर विंग है उसका जांच हुआ, जूनियर विंग डीपीएस स्कूल है उसका जांच हुआ और रेडियंट स्कूल में भी जांच किए जा रहे हैं। ये 4 थाना क्षेत्र में है। एक खगौल थाना क्षेत्र में जो रेडियंट पड़ता है और उसके बाद जो जूनियर विंग डीपीएस है वो रूपसपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है। सीनियर विंग जो डीपीएस है वो शाहपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है और दानापुर थाना क्षेत्र में आर्मी स्कूल पड़ता है। तो इन सभी स्कूलों को ईमेल के जरिए खालिस्तान का ईमेल बताया जा रहा है कि खालिस्तान के नाम से ईमेल आया था और उसी ईमेल में ये धमकी भरा जो है मैसेज था कि इन स्कूलों को उड़ा दिया जाएगा। तो इसी वजह से एहतियात के रूप में स्कूल से जो बच्चे हैं वो सभी को बाहर निकाल दिया गया है और फिलहाल जो है सुरक्षा के इंतजाम पुलिस की तरफ से की गई है और पुलिस भी इस मामले में जांच कर रही है। जी शुक्रिया अमरजीत इस अपडेट के लिए। संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही नहीं चल सकी। पहले दोपहर 12 बजे तक, फिर दोपहर 2 बजे दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित हुई। विपक्ष पेपर लीक सहित कई मांगों को लेकर हंगामा कर रहा है। संसद के मानसून सत्र के बीच एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक को मंगल मिलन नाम दिया गया। बैठक में सभी एनडीए सांसद शामिल हुए हैं। बैठक में नए राज्यसभा सांसदों का भी स्वागत किया जाएगा
वहीं इस बैठक में पीएम मोदी ने नीट पर कहा कि जैसे ही पेपर लीक की खबर आई, कार्रवाई की गई और 13 लोगों को जेल में डाला गया। छात्रों का भविष्य खराब न हो, इसलिए तुरंत दोबारा परीक्षा कराई। पीएम मोदी ने कहा कि दोबारा पेपर लीक न हो, इसके लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। पेपर लीक जिन लोगों ने किया है उनको सख्त सजा मिले, इसके लिए अच्छे से अच्छा वकील साथ दें। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि देश में पेपर लीक जहां जहां होता है, दोषियों को सजा दिलाने के लिए सब एकजुट हो। पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश ने इस कुछ महीने के अंदर में जो सफलता प्राप्त की है उनके बारे में जानकारी दिया है और कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, उसका भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कई देशों के साथ भारत ने किया है, उस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के, किसानों का इंटरेस्ट, उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे। किसी भी देश के साथ, किसी भी गुट के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं। और देखिए, TRE-4 सदन में शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने TRE-4 को लेकर सदन में बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने सदन को भरोसा दिलाया कि इसी महीने बहाली को लेकर अधिसूचना भेजी जाएगी और इसके तहत 5 साल में 1 लाख शिक्षकों की बहाली होगी। TRE-4 को लेकर मंत्री का बड़ा बयान सामने आया। दिन पूर्व 1 लाख शिक्षकों की बहाली अगले 5 साल में करने का निर्णय लिया है और हम लोग इसी महीने TRE-4 की अधियाचना भेजने वाले हैं। लेकिन सदन को यह बात जानना चाहिए कि अभी हमारे पास प्राइमरी स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय में 63,047 शिक्षक मानक से अधिक हैं, जिसको हम उसको लगातार समायोजन करके और विभिन्न विद्यालयों में भेज रहे हैं और जो कमियां हैं उसकी पूरी सूची बना ली गई है पूरे राज्य भर की। और वो इसीलिए थोड़ा विलंब भी हुआ TRE-4 का भेजने में, चूंकि पूरी तरह प्रामाणिकता से जितने विषयों में जिन शिक्षकों की कमी है वो जिलावार पूरा आंकड़ा हमने जुटाया है। बिहार के 3 जिले ऐसे हैं जहां उस जिले के शिक्षक नहीं हैं और इस बार हम लोगों ने शिक्षकों को जिला कैडर घोषित किया है कि आगे आने वाले दिनों में शिक्षक अपना जिला परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर के सभी माननीय सदस्यों की जो समस्याएं हैं वो इस बार TRE-4 होते ही समाप्त हो जाए। तो दरअसल जेडीयू विधायक श्याम रजक ने बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर आवासीय विद्यालय में शिक्षकों की कमी का सवाल उठाया था। उन्होंने बताया कि स्कूलों में 62% शिक्षक की कमी है। मंत्री लखिंद्र कुमार रोशन ने जवाब देते हुए कहा कि BPSC को शिक्षकों की बहाली के लिए अधियाचना भेजी गई है। मामले पर सीएम सम्राट चौधरी ने भी भरोसा दिया कि 1 महीने के अंदर शिक्षकों की बहाली कर ली जाएगी और शिक्षा विभाग को इसके लिए विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। आवासीय विद्यालय की जो निर्माण हुआ था उस समय यही दृष्टि थी कि जो अर्थहीन बच्चे हैं उनको शिक्षा से जोड़ा जाए, लेकिन अभी तक 62% शिक्षक नहीं है। जब 62% शिक्षक नहीं है तो उन बच्चों के पढ़ाई का क्या होगा? ये कह रहे हैं कि अधियाचना की जा रही है BPSC को। अभी 40 हमारा आवासीय विद्यालय और निर्माण शुरू है, वहां भी हमको शिक्षक की बहाली करना है। इससे BPSC की से अधियाचना की गई है। जो ही BPSC बहाली करेगी हमारे शिक्षकों की संख्या बढ़ जाएगी। श्री मंजीत कुमार सिंह प्लीज बैठ जाइए। माननीय नेता बोल बैठिए, बैठ जाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये अति गंभीर है। इसको जो माननीय मंत्री जी ने कहा है वो भी सही है और माननीय सदस्य की जो चिंता है वो भी गंभीर। इसलिए मैं शिक्षा विभाग से विशेष तौर पर इसके मॉनिटरिंग करने के लिए कहता हूँ और 1 महीने के अंदर वहाँ पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर सभी शिक्षक उपलब्ध करा दिए जाएंगे। बिहार के सरकारी स्कूलों को मॉडल बनाया जा रहा है। क्लासरूम को डिजिटल और स्मार्ट किया जा रहा है, लेकिन सदन में LJP-RV के विधायक राजू तिवारी ने मुद्दा उठाया कि राज्य के अधिकांश स्कूलों में जो कंप्यूटर लगे हैं वे सिर्फ शोभा की वस्तु बने हुए हैं। कई स्कूलों में तो एक भी दिन कंप्यूटर चालू नहीं हुआ, जिस पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने भरोसा दिलाया
कि सभी स्कूलों की स्थिति की रिपोर्ट मांगी गई है और 15 अगस्त तक सभी स्कूलों में कंप्यूटर और डिजिटल पढ़ाई शुरू हो जाएगी। ये योजना जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया लगा है, लेकिन ये सत्य है कि कंप्यूटर सिर्फ स्कूलों में लगा, लेकिन एक भी दिन उसका उपयोग नहीं हुआ है। तो क्या हम आप माननीय मंत्री से जाएंगे कि वो जांच करा करके और जो ये इसमें अनियमितता दिखी है इसका कार्रवाई करना चाहेंगे? जांच करा दीजिए। पूरे बिहार की बात कर रहे हैं महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैंने तो पूर्व में ही कहा कि हमने इसका पूरा आकलन करा लिया है और हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि यह योजना भारत सरकार से उस समय बिहार सरकार ने आग्रह किया था कि उस योजना को भारत सरकार शामिल कर ले, लेकिन भारत सरकार किसी दूसरे योजना पर काम कर रही थी और अब कल ही और परसों 2 दिन भारत सरकार की एक बहुत बड़ी मीटिंग दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय की बुलाई गई है। मैं भी उसमें जा रहा हूं और आप निश्चिंत रहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं सो करते हैं। 15 अगस्त तक जो भी दोषी होगा इसके लिए उस पर कार्रवाई भी करेंगे और 15 अगस्त तक सभी विद्यालयों में आपको डिजिटल एजुकेशन की शुरुआत हो जाएगी। स्कूलों में शिक्षकों के ड्रेस को लेकर भी विधानसभा में सवाल उठा। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने सवाल किया था, लेकिन वे आज सदन में नहीं थे। ऐसे में आलोक मेहता ने उनकी तरफ से सवाल किया कि स्कूलों में छात्र छात्राओं की तरह शिक्षकों को भी गरिमा में ड्रेस पहनकर आने का प्रावधान है, लेकिन शिक्षक ऐसा नहीं करते हैं, जिस पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि सभी को फिर से रिमाइंडर भेजा गया है। अगर किसी स्कूल या शिक्षक के बारे में कोई जानकारी देता है तो 48 घंटे के भीतर कार्रवाई होगी। जिस पर डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने कहा कि शिक्षकों का कोई यूनिफॉर्म नहीं है, उन्हें बस स्कूल के हिसाब से शालीन कपड़े पहनने हैं। पहन के आते हैं। विद्यालय शैक्षणिक संस्थानों में पदस्थापित शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी शिक्षण कार्यालय अवधि में गरिमा युक्त औपचारिक परिधान फॉर्मल ड्रेस में ही विद्यालयों शैक्षणिक संस्थानों में कार्य करने का प्रावधान है। पुनः विभागीय पत्रांक 1485 दिनांक 20/7/2026 द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार को स्मारित किया गया है। यदि शिक्षकों द्वारा यूनिफॉर्म कोड का अनुपालन नहीं किया जाता है तो उन शिक्षकों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या किसी भी विद्यालय में शिक्षक परिधान जो फॉर्मल ड्रेस पहन के आते हैं, जो छात्र यदि हाथ उठा के पूछवा लिया जाए महोदय, 100% ये जवाब आएगा कि कहीं नहीं आते हैं। तो ये जो विधि सम्मत कार्रवाई की बात कही गई है, सरकार क्या स्पष्ट कर सकती है कि क्या विधि सम्मत कार्रवाई हो सकती है और क्या अभी तक की गई? इतने दिनों में विधि सम्मत कार्रवाई क्या की गई? जब 2 साल के गैप पर आप रिमाइंडर दे रहे हैं और आज तक कोई रिजल्ट नहीं है, तो सरकार क्या करना चाह रही है मंत्री? और क्या कैसे इसको सुनिश्चित करें? अगर कोई माननीय सदस्य इस प्रकार की सूचना हमें देंगे तो हम उसकी जांच करा के 48 घंटे में कार्रवाई करेंगे महोदय। छात्रों में और शिक्षकों के ड्रेस कोड में फर्क है। छात्रों के लिए यूनिफॉर्म है और शिक्षकों के लिए सिर्फ गरिमा पूर्ण पोशाक है, उनका यूनिफॉर्म नहीं है। उनके लिए कोई प्रिस्क्राइब्ड कलर पैंट शर्ट इसका माने वो डिफाइंड नहीं है। उसमें सिर्फ है कि आप गरिमा में पोशाक पहन के शिक्षक को शिक्षक के आचरण के अनुरूप जाना चाहिए। विधानसभा में सरकार की तरफ से 7 विधेयक पेश किए जाने हैं, जिसमें सबसे अहम बिहार में जुए पर पूरी तरह से नकेल को लेकर विधेयक है, जिसे सदन में पेश किया जाना है। शराबबंदी के बाद अब सरकार राज्य में किसी भी तरह के जुए और सट्टेबाजी पर पूरी तरह से नकेल कसने की तैयारी में है। बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने सोशल मीडिया को लेकर बड़ी सख्ती दिखाई है। कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि अगर कोई सोशल मीडिया पर गाली गलौज, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है, आपत्तिजनक पोस्ट करता है तो इन लोगों के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई होगी और दोषी पाए जाने पर 6 महीने से 1 साल तक की जेल की भी सजा हो सकती है। और इस पोस्ट को लेकर के नेताओं ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। एनडीए के नेताओं ने एक सुर में इस फैसले का स्वागत किया, जबकि विपक्ष के कई नेताओं का मानना है कि सोशल मीडिया पर किसी को बेलगाम नहीं होने देना चाहिए, उस पर नियंत्रण जरूरी है, लेकिन कानून के डंडे से किसी की आवाज को दबाना भी ठीक नहीं है। महसूस किया होगा कि लगातार सोशल मीडिया पर अभद्र और उसको कहा जाए तो असंसदीय टिप्पणियां की जाती रही है।
यह बिल्कुल गलत बात है। कोई सकारात्मक या कोई ऐसी टिप्पणी हो जो कहीं न कहीं उसका कोई सामाजिक मूल्य हो तो वो बातें समझ में आती है। तो यह एक शरारत से या असामाजिक तत्वों के द्वारा इस प्रकार की टिप्पणियां की जाती रही है, जिसको कि सभी राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक जीवन से जुड़े हुए लोग झेलते रहे। तो सरकार का यह कदम मुझे लगता है कि आवश्यक है। इन चीजों पर कहीं न कहीं बंदिश लगनी चाहिए। सोशल मीडिया में उसकी अपनी आजादी है, उसकी अपनी जो है स्वायत्ता है, लेकिन सोशल मीडिया का ये मतलब मैं भी कहूंगा कि आप डिमांड कर सकते हैं। जो सरकार की नाकामियां है वो जरूर उठाना है, लेकिन उसके उठाने के साथ अगर कोई मां बहन लगा करके गाली देता है, ये आजादी नहीं होनी चाहिए और उस पर कार्रवाई हो। लेकिन जो फैसले लिए गए हैं, आवाज को दबाने के लिए अगर किसी के ऊपर भी कोई शब्द लिख दिया, एक शब्द दो शब्द कुछ लिखा है, तो उसके बारे में मैं समझता हूं कि आवाज को दबाने के लिए कैबिनेट जो निर्णय लिया उसके पीछे मंशा ये निर्णय बिल्कुल गलत होगा। ये बहुत ही आवश्यक था। जिस तरह के सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा था, दूसरे के राजनीतिक जीवन, किसी के चारित्रिक जीवन, किसी के व्यक्तिगत जीवन का हनन सोशल मीडिया पर हो रहा था, ये फैसला स्वागत योग्य है और इसमें जो जेल का भी प्रावधान किया गया है यह नितांत आवश्यक है। ये सोशल मीडिया पर अनाप शनाप लोग लिखते पढ़ते हैं और बोलते भी हैं, तो निश्चित रूप से जिनके खिलाफ बोला जाता है उनकी छवि धूमिल होने का रहता है। तो सरकार अगर यह निर्णय ली है तो ये स्वागत योग्य कदम है। निश्चित तौर पर सरकार का निर्णय बहुत अच्छी कदम है और निश्चित तौर पर इससे लोग, जो लोग मनचले लोग थे, किसी को गाली दे देना, किसी की मां बहन को गाली देना, अटर पटर लिखना, ये बहुत बड़ा कानून आया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। देखिए, ये पूरी तरह बर्बर और संवेदनहीन सरकार है। आप कैसे तय करेंगे किसने किसको गाली दी? सोशल मीडिया पे जो भी चीजें वो वर्चुअल हैं, रियल तो है नहीं, तो उसमें चिन्हित करना लोगों को बहुत मुश्किल हो जाएगा किसने किसको गाली दी, कहां से गाली दी। कई लोग वीपीएन यूज करके विदेश से भी काम करते हैं, तो बहुत सारी पेचीदा मामले हैं। वो इतना आसान नहीं है जितना वो आसान समझ रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ धूल झोंकना चाहती हैं। बिहार विधान परिषद की कार्रवाई शुरू होते ही आरजेडी की तरफ से सुनील सिंह ने होल्डिंग टैक्स का मुद्दा उठाया। उन्होंने होल्डिंग टैक्स को ग्रामीणों के खिलाफ बताते हुए कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया। इस पर सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि गरीबों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, पहले से भी नगर निगम और स्वच्छता के लिए टैक्स लगता आ रहा है। अगर किसी प्रावधान से परेशानी होगी तो उस पर सोचा जाएगा, लेकिन गरीबों पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। कैबिनेट द्वारा गांव में गुजर बसर करने वाले गरीबों से होल्डिंग टैक्स वसूलने के अलोकतांत्रिक निर्णय पर व्यापक विचार हो। महोदय, मेरा नियमानुसार नहीं है, सुन लीजिए, नियमानुसार नहीं है। ये नीति विषयक चीज को आप कार्यस्थगन के माध्यम से नहीं उठा सकते, इसलिए इसको अस्वीकृत किया गया है। महोदय देखिए, ठीक ही कहा, इन्होंने चर्चा कर दिया तो अच्छा किया। सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। मैं सिर्फ जानकारी देना चाहता हूं इनको कि ये जो पूरे विस्तार से इन्होंने बताया कि गरीबों के ऊपर टैक्स लगने वाला, ऐसा कोई प्रावधान उसमें नहीं है। गांव के अंदर जो होर्डिंग लगेंगे उसके ऊपर चर्चा। पहले से बिहार में ये व्यवस्था है कि कचरा प्रबंधन के लिए, नल जल के लिए 30-30 रुपये लिए जाते हैं। यह जरूर चर्चा की गई। सरकार ने एक नियम बनाया, इसके आधार पर रूल्स में कई चीजों का बदलाव करेंगे, लेकिन जो ये उन्होंने चर्चा किया कि पूरी तरह गरीबों के ऊपर टैक्स लगाने की बात है, पूरी तरह निराधार है। बिहार में बंद चीनी मिलों का मुद्दा भी जोर शोर से उठा। आरजेडी एमएलसी शशि यादव ने राज्य में बंद चीनी मिलों का मुद्दा उठाया और गन्ना मंत्री से पूछा कि कब तक सरकार बंद चीनी मिलों को शुरू करवाने का काम कर रही है। जिसके जवाब में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि कई जगहों पर बंद चीनी मिलों को लेकर काम चल रहा है और 3 चीनी मिल को जल्द शुरू कराया जाएगा। बाकी के लिए भी प्रक्रिया जारी है। 33 चीनी मिलें चालू थी, आज के डेट में अपने मतलब जवाब में बता रहे हैं 10, तो हम 10 ही मान लेते हैं। मगर इसके बावजूद मतलब इतने बड़े पैमाने पे चीनी मिलें बंद हैं, जिससे कि एक उद्योग की बात आप कर रहे हैं बिहार के अंदर उद्योग के विकास की, तो अगर आप इसे जल्द से जल्द चालू नहीं करेंगे
तो कैसे होगा। और इस स्थिति में हमारे सिवान गोपालगंज के गन्ना उत्पादकों को बहुत सस्ते दाम में बगल में उत्तर प्रदेश में बेचना पड़ता है गन्ना। तो इसलिए हम चाहेंगे मंत्री महोदय से कि वो आश्वस्त करें कि कितना जल्दी आप बंद चीनी मिलों को चालू करते हैं। माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर किया है इसको तुरंत हम लोग दिखवा भी रहे हैं और बंद चीनी मिलों में कई जगह पर, चाहे वो गोपालगंज में हो, सकरी हो और रैयाम, ये 3 जगह पर, नहीं समस्तीपुर अभी प्रोसेस में है, 3 जगह हम लोग अभी ये व्यवस्था कर रहे हैं कि IPL जो भारत सरकार की संस्था है उसके साथ हम लोग MOU करने जा रहे हैं। 3 नए जगह पर हम लोग तुरंत चीनी मिल प्रस्तावित करके शुरू करने जा रहे हैं। भारत में पहली डेंगू वैक्सीन को मंजूरी मिली है। क्यूडेंगा वैक्सीन को TCGI की मंजूरी मिल गई है। 4 से 60 साल तक के लोग इसे लगवा सकेंगे। हर साल जैसा ही मानसून दस्तक देता है वैसे ही डेंगू का प्रकोप भी बढ़ने लगता है। बारिश के मौसम में डेंगू लाखों लोगों को अपनी चपेट में लेता है। डेंगू के मरीजों से अस्पतालों का भरना तो वैसे अब आम बात बन गई है। कई मामलों में तो मरीजों की स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। तो डेंगू वैक्सीन की अगर बात करें तो क्यूडेंगा भारत में मंजूर होने वाली पहली डेंगू वैक्सीन है। डेंगू वायरस के 4 प्रकार से बचाव के लिए विकसित किया गया है। 4 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन होंगी और कुल 2 डोज इसके लगेंगे। 2 डोज के बीच 3 महीने का अंतर भी होगा। गाजियाबाद नई दिल्ली रेल लाइन पर बड़ा हादसा हो गया। गाजियाबाद में मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। मालगाड़ी डिटेल होने से 53 ट्रेनें प्रभावित हुई। हादसे के बाद 24 ट्रेनों का रूट भी बदला गया। गुरुग्राम सेक्टर 84 की एक सोसाइटी में हादसा हो गया। बास्केटबॉल खेलते समय अचानक पोल गिर गया। पोल गिरने से 20 साल का युवक घायल हो गया। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हुई है। सोसाइटी की सुरक्षा पर भी सवाल उठे हैं। यह घटना गुरुग्राम सेक्टर 84 की अंतरिक्ष हाइट सोसाइटी में घटी है, जहां बास्केटबॉल खेलते समय अचानक पोल गिरने से 20 साल का युवक घायल हो गया। न्यूज़ 18 पर खबरें